ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है। परिवार का कहना है कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं और जल्द ही अस्पताल से इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। बता दें आपको, सीमा के पहले से 4 बच्चे हैं जो कि उनके साथ भारत में रह रहे हैं। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहां सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीना की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। गर्मी के मद्देनजर गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों के खान पान में बदलाव किया गया है ताकि गर्मी के चलते इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ना पड़े। मांसाहारी जानवरों के खाने में 15 से 20% की कटौती की गई है और पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है। शाकाहारी जानवरों के खाने में तरबूज, तोरई, खरबूज और इलेक्ट्रॉल पाउडर की मात्रा को बढ़ाया गया है। वन्य जीवों को भोजन देते हैं, उसकी मात्रा और उसकी जो प्रकार होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। गर्मियों में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। गर्मियों में हम बेसिकली पानी से जो रिच चीज़ें होती हैं वो देते हैं, और जो मांसाहारी वन्य जीव हैं हम उनका भोजन कम कर देते हैं। जैसे कि अमूमन सारे वन्य जीवों का भोजन थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, और जो पानी से बचाने, जैसे जिन भोज्य पदार्थों में पानी, जैसे कि तरोई है या तरबूज है, खरबूज है या इलेक्ट्रॉल का पाउडर है, ये सब हम लोग गर्मियों में बढ़ा देते हैं सभी वन्य जीवों के साथ साथ। उधर संभल में महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति अब्दुल सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले ही यहां के जो झंडे लगे हुए थे उसे गड्ढे सीमेंट से बंद करवा दिया है। जिन झंडों को लगाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, सीमेंट डालकर उनको बंद करवा दिया, क्योंकि इस बार मेला नहीं लगने वाला है। यहाँ पहले मेला लगता था, इस बार मेला नहीं लगेगा। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती के बीच में ये काम किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एएसपी और सीओ ने पीएसी आरआरएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। एएसपी ने कहा है कि एक गलत परंपरा थी, गलत परंपराओं को जारी रखना ठीक नहीं है। हिंदुवादी नेता ने कहा, हमारा पर्व ध्वजा मेला। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। यहाँ जो कार्य किया जा रहा था उस पर रोक लगाई गई है, और रोक लगाने के साथ उन्हें हिदायत की गई है कि इस तरह का अवैध कृत्य न करें। और अभी तक पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है, कहीं भी कोई अपरिस्थिति नहीं है। प्रशासनिक तौर पर ये सही निर्णय है, और ये काम तो विगत आजादी के हिंदुस्तान सन 47 में आजाद हुआ, उसके बाद जो भी दास्ता के प्रतीक थे इनको एबलिशमेंट किया जाना चाहिए। और ये दास्ता के प्रतीक अवाकर एबलिश किए जा रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। पिछले 25-25 साल के अंदर संभल से 4 किलोमीटर दूर वादी गुम्बद है, वहाँ पर अनलॉफुली मेला असेंबल किया जाने लगा, जिस पर हम लोगों ने पहले भी 90 में 92 में ऑब्जेक्ट किया कि इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस भाई था, इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड देयर। तो ये एबलिशमेंट जरूरी था, और ये इसके लिए सब लोग समझ लोग तो सराहनीय हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए का टैक्स के रूप में दिया गया है। ट्रस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए।
जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 वर्ष। 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ पर आज लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा है कि महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप दर्शन हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है। मोदी के बयान को सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन के अंदर महाकुंभ की लेकर जो उपलब्धि योगी सरकार और यूपी सरकार की रही है और पूरे हिंदुत्व सनातन की रही है, उसके बारे में जिक्र किया। महाकुंभ एक बहुत बड़ा सफल महाआयोजन रहा, जिसको लेकर जो बड़ी बातें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया गया है सीएम योगी के द्वारा। मार्च का महीना आधा बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बर्फबारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम में हो रही हो, हेमकुंड साहिब में हो रही हो या फूलों की घाटी में हो रही हो। यहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चमोली में कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के चलते इलाकों में ठंड बढ़ गई है। निचले इलाकों में बारिश, ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी, और इससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशानी देखनी पड़ रही है। उधर उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है जबरदस्त। गंगोत्री धाम में बर्फ गिरी है और पूरे पहाड़ में आप सफेद चादर ढकी हुई देखेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से लौट आई है। गंगोत्री धाम में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस समय गंगोत्री धाम में हमें गंगोत्री धाम का नजारा आप देख सकते हो, किस तरह से जो बर्फ है गंगोत्री धाम मंदिर के ऊपर है और ये पहाड़ी है, इसके पीछे पूरी तरह से बर्फ से लकदक है। और कितनी खूबसूरत यहाँ घाटी है, यहाँ धाम है, जो बर्फबारी के बाद और सुंदर नजर आता है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से जो देवदार के पेड़ है पूरी तरह से बर्फ से ढके पड़े हैं। और ऊपर का नज़ारा, हम गंगोत्री की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उसका नज़ारा अगर आपको दिखाएं तो इस समय वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और लगातार पिछले 2 दिन से मौसम इसी तरह का बना हुआ है
और अच्छी खासी बर्फबारी ऊपरी क्षेत्र हो या फिर गंगोत्री धाम में रात के समय हो रही हो। आने वाले समय में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि जो गंगोत्री धाम में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। तो पहाड़ में सीजन की सर्दियों में भले ही बिना बारिश और बर्फबारी की ये सर्दियां गुजर गई हों, लेकिन मार्च में हो रही बारिश और बर्फबारी कई मायनों में राहत लेकर आ रही है। ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है। ग्लेशियर्स के किसी वरदान से कम ये नजर साबित नहीं हो रहे हैं। मौसम का ये बदला मिजाज जल संकट से भी कुछ राहत दे सकता है। इस पर जानकार क्या कहते हैं, रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों में इस बार की सर्दी बिना बारिश और बर्फबारी के ही गुजर गई, लेकिन सर्दियों के बाद पहाड़ का मौसम काफी बदला है। आलिम यह है कि ऊंचे इलाकों में मार्च के महीने में एक बार नहीं बल्कि कई बार बर्फबारी हो गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों में जहां ठंड एक बार फिर लौटी है, वहीं ग्लेशियरों को भी बर्फबारी से नया जीवन मिला है। हालात ये है कि मार्च से पहले जो ग्लेशियर पूरी तरह काले नजर आ रहे थे, अब वो सफेद चांदी की तरह चमक रही है। जानकार भी इस बर्फबारी को पर्यावरण के लिहाज से काफी फायदेमंद मान रहे हैं। बर्फबारी अभी हुई है तो इससे भी जरूर फायदा क्लाइमेट को होगा, क्योंकि जो पहाड़ थे, जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें जो सालाना बर्फ गिरती है, उन्हीं बर्फ से हमारे नदियों का उद्गम होता है। तो जरूर इसका कहने का हमको फायदा मिलेगा। लेकिन उतना जो सर्दी में हमारी बर्फबारी एक हैवी स्तर पर होती थी, उतनी ना होकर अभी कम हुई है। ऊंचे इलाकों में हो रही बर्फबारी से ग्लेशियर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही सूखे जैसे हालात से भी राहत मिली है। मार्च में हो रही बर्फबारी से जहां जल संकट दूर होने की उम्मीद है, वहीं खेती और बागवानी के लिए भी मौसम का ये बदलाव काफी फायदेमंद हो सकता है। असल में बीते कुछ सालों में पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि हर साल 480 mm बारिश भी कम हो सकती है। वायुमंडलीय जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 30 सालों में जो मैंने बताया कि ये जो तापमान बढ़ा वो लगभग 0.03 डिग्री प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ा, और जो वर्षा में जो कमी आई इन 30 सालों में वो लगभग 480 mm के करीब ये बारिश में कमी आई। पहाड़ों में इन दिनों बदला मौसम का मिजाज भले ही कुछ दिक्कतें भी ला रहा हो, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश और बर्फबारी से जहां चढ़ रहे पारे पर कुछ लगाम लगी है, वहीं आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।